बॉस के साथ डिस्कस करेंगे, ये नहीं सीधा मालिक तक पहुंच जाएगा कि बाबूजी ये मेरा तो बॉस काम ही नहीं कर रहा। तो एक हायरार्की के थ्रू चल रहा है, एक सिस्टम के थ्रू चल रहा है। और उसमें क्या, जो बॉसेज है ना, जो खासतौर पे जो लाला कंपनीज हैं, उनको भी थोड़ा समझना होगा। आप प्लांट हेड तो रख लेते हो लेकिन उनको पावर नहीं देते हो, और सीधा आप नीचे से जो बंदा आया, ऑपरेटर भी आ गया, आपने उसकी बात को मान लिया, प्लांट हेड को बाईपास कर दिया। तो अमित जी यही समझाना चाह रहे हैं कि नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया अकेडमी पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक थोड़ा सा हमने अलग रखा है, मोड ऑफ रिकॉर्डिंग भी थोड़ा सा अलग है। एक तरीके से ये डिस्कशन वीडियो होने वाला है, लाइक पॉडकास्ट। हमने एक थोड़ा सा अपना एक चेंज किया है पैटर्न, एक एक्सपेरिमेंट है। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो ऐसी वीडियोस और आएंगी। आज की वीडियो में हम लोग HR से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं किसी इंडस्ट्री के अंदर, खास तौर पे जो MSME यूनिट्स होते हैं, उनमें क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, वो एक HR एक्सपर्ट से समझने वाले हैं। वो हमें बताएंगे कि मेजर इश्यूज क्या आते हैं MSMEs में और उनको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मैं वेलकम करूंगा अपने फ्रेंड मिस्टर अमित ठक्कर का। हेलो शाकिर। तो ये मिस्टर अमित ठक्कर हैं, HR एक्सपर्ट हैं, पिछले 20 साल से इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। ये आपको बताएंगे, थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे, क्या इन्होंने किया, कैसे यहां तक पहुंचे, और फिर साथ ही साथ ये हमें गाइड करेंगे कि MSME यूनिट्स में क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं HR से रिलेटेड और उनको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले थैंक यू शाकिर, आपने मुझे बुलाया, इनवाइट किया। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है SME इंडस्ट्रीज के जो चैलेंजेस रहते हैं, इंटरनल चैलेंजेस बहुत सारे हैं, बट आज हम सिर्फ 5 चैलेंजेस की बात करेंगे। वो चैलेंजेस हमारे HR रिलेटेड हैं, मैनेजमेंट रिलेटेड है और एम्प्लॉय रिलेटेड है। तो सबसे पहला हमारा, अगर मैं जर्नी की अपनी बात करता हूँ तो आई हैव 20 years एक्सपीरियंस इनटू HR जर्नलिस्ट। मैंने डिफरेंट MNCs कंपनीज में काम किया है। देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। एक हमारी जो हम MNCs कंपनीज की बात करते हैं, और सेकंड जो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं, अनऑर्गेनाइज्ड कंपनीज हैं। अनऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है कि सारे सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं होते, या हम बात करते हैं वहां पे एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं होता है, एक प्रॉपर हायरार्की सिस्टम नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बने होते हैं बट उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का ना फॉलो नहीं हो पाता। मेन रीजन हमारा जो आज के HR रिलेटेड डिस्कशंस हैं, वो एक इंडस्ट्री के सारे छोटे छोटे पेन पॉइंट्स हैं कि एक इंडस्ट्री में कौन कौन से पेन पॉइंट्स हो सकते हैं जहां पे हमें उनको रिजॉल्व करना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा पेन पॉइंट रहता है कि इंडस्ट्री में कि कोई भी ना एक रिपोर्टिंग सिस्टम में नहीं आना चाहता। जैसे कि सारे काम कर रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं ये हमें नहीं पता। ओके, ठीक है। अगर हम उनसे शाम को पूछते हैं कि आपकी आउटपुट क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है, तो कहीं रिकॉर्ड नहीं होती। अच्छा, क्योंकि वहां सिस्टम इंप्लीमेंट ही नहीं है, सारी चीजें वर्बल डिस्कशंस होती हैं। कोई भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता। इवन अगर आप देखते होंगे तो जो हमारी HR पॉलिसीज भी होती हैं वो भी कहीं ना फ्रेम नहीं होती, रिटर्न में कहीं पे भी नहीं होती, वर्बली चल रही होती हैं। लीव कितनी है जी, 15 है, 12 है, 20 है, 28 है। एज वेल एज जो हमारा एक HR मैनुअल होना चाहिए प्रॉपर, रिक्रूटमेंट से लेकर FNF तक का, वो मैनुअल भी कहीं नहीं होता, मिस होता है। आप HR मैनुअल छोड़ो, क्वालिटी मैनुअल्स नहीं मिलते जी। ये तो मतलब मैं इनसे बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूँ। जब हम अनऑर्गेनाइज या जो छोटी इंडस्ट्रीज, छोटी मतलब मैं छोटी या बड़ी शब्द अक्सर इस्तेमाल नहीं करता, छोटी इन द सेंस की जो MSME यूनिट्स हैं, एक छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं जहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वहां पर इस तरीके के चैलेंजेस अक्सर आते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि कुछ भी ड्राफ्टिंग नहीं होती, सब हवा में आधी चीजें चल रही होती। तो मिस्टर अमित जो हैं, इन्होंने इन सारी प्रॉब्लम्स को 5 बुलेट पॉइंट्स के अंदर समराइज किया है। ये प्रॉब्लम्स भी बताएंगे और उनका सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे कि आप उसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हो, जो वो प्रॉब्लम्स हैं या चैलेंजेस हैं इंडस्ट्री के अंदर। जी सर। तो सर सबसे पहला पॉइंट है हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज में बने होते हैं बट एक शो नोटिस बोर्ड के लिए इम्प्लीमेंट कहीं नहीं होते। हम देखते हैं कि एक एम्प्लॉय जो है वो 10 बॉसेस को रिपोर्ट कर रहा है, मतलब वो अपनी प्रोडक्टिविटी रिपोर्टिंग्स में ही वेस्ट कर देता है, और जितनी भी रिपोर्टिंग्स होती हैं वो वर्बली होती हैं। अच्छा, तो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉपर हायरार्की सिस्टम होना चाहिए, सबको ये डिफाइन होना चाहिए कि मुझे किसको रिपोर्ट करना है। जी।
अगर मैं एचआर जूनियर हूं तो मैं अपने एचआर सीनियर को रिपोर्ट करूंगा। अगर मैं अकाउंट असिस्टेंट हूं तो मैं अपने अकाउंट एचओडी को या सीएफओ को रिपोर्ट करूंगा। होता क्या है कि एम्प्लॉइज बाईपास करना स्टार्ट कर देते हैं। अब फाइनेंस वाला रिपोर्ट कर रहा होता है प्लांट हेड को, प्लांट हेड रिपोर्ट कर रहा होता है एचआर वाले को, एचआर वाला रिपोर्ट कर रहा होता है बॉस को। तो एक प्रॉपर हायरार्की सिस्टम हमेशा इंडस्ट्री में मिस है। अगर आप बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो एटलीस्ट उसको फॉलो कीजिए जी। आपके पास जब तक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं होगा तो आप कभी भी ये डिफाइन नहीं कर सकते कि आपको कितनी मैन पावर चाहिए, कहाँ पे गैप्स है, कहाँ पे वैकेंट पोजीशंस हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर ही नहीं है। मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी जो मतलब एक तरीके से मेजर खासियत रही है वीडियोस की, जो मुझे फीडबैक मिलता है, तो मैं कोशिश करता हूं कि बेसिक से समझाऊं। हम ऐसे मान के चलते हैं कि लोगों को पता ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, तो एक बार आप ब्रीफली थोड़ा बताइए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है वो एक कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि कौन किसके अंडर में काम कर रहा है, कौन किसको रिपोर्ट करना है, कौन उसका एचओडी है, कौन उसका बॉस है। मतलब डायरेक्टर लेवल से लेके नीचे हेल्पर लेवल तक का एक हायरार्की सिस्टम होता है। इट्स कॉल्ड फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट प्रॉपर बना होना चाहिए कि दिस इज अ डायरेक्टर, डायरेक्टर के नीचे प्लांट हेड है, देन आपके प्रोडक्शन हेड है, क्वालिटी हेड है, डिजाइन हेड है। तो हर बंदे का एक पूरा अपना अपना डिपार्टमेंट डिफाइन है। हर डिपार्टमेंट में सारी चीजें मेंशन है कि दिस इज अ डिजाइन हेड, डिजाइन हेड के अंदर में डिजाइन की टीम काम कर रही है। तो जो नीचे जूनियर काम कर रहे हो अपने बॉस को, सीनियर को, डिजाइन हेड को बाईपास नहीं कर सकता। फर्स्ट ही विल डिस्कस विद देयर बॉस। अगर कोई भी इश्यूज आते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो अपने बॉस के साथ डिस्कस करेंगे। ये नहीं सीधा मालिक तक पहुंच जाएगा कि बाबूजी मेरा तो बॉस काम ही नहीं कर रहा। तो एक हायरार्की के थ्रू चल रहा है, एक सिस्टम के थ्रू चल रहा है। और उसमें क्या जो बॉसेज है ना, जो खास तौर पे जो लाला कंपनीज हैं, उनको भी थोड़ा समझना होगा। आप प्लांट हेड तो रख लेते हो लेकिन उनको पावर नहीं देते हो, और सीधा आप नीचे से जो बंदा आया, ऑपरेटर भी आ गया, आपने उसकी बात को मान लिया, प्लांट हेड को बाईपास कर दिया। तो अमित जी यही समझाना चाह रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर हो और आपने उसको फॉलो भी करना, उसको बाईपासिंग नहीं होनी चाहिए जी। अगला आपका क्या है सर, क्या प्रॉब्लम आती है? सेकंड पॉइंट मेरा कहना ये है कि सेकंड पॉइंट हमारा जो बुलेट पॉइंट है वो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन नहीं है। ओके, KRA डिफाइन नहीं है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, आप हमेशा ये देखोगे कि लोग अकाउंट्स वाला जो वो एचआर का काम कर रहा है, एचआर वाला मार्केटिंग का काम कर रहा है, मार्केटिंग वाला जो है वो एडमिन का काम कर रहा है या परचेज वाले का काम कर रहा है, और परचेज वाला जो है वो दूसरे कामों में लगा हुआ है। तो एक प्रॉपर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन होने चाहिए। अगर आप किसी के KRA बनाते हैं, एटलीस्ट 2 KRA बनाओ। KRA एक बार सर बताएंगे? KRA होता है की रिजल्ट एरिया। आपको ये डिफाइन करना पड़ता है कि अगर मैं एचआर में हूं तो मेरा की रिजल्ट एरिया क्या है। अगर मेरा की रिजल्ट एरिया है कि मुझे सैलरी टाइम से बनानी है, तो दिस इज माय पेरोल मैनेजमेंट इज माय KRA। कंप्लायंसेस इज माय KRA कि मुझे टाइमली ESIPF की रिटर्न फाइल करनी है। सेम अगर अकाउंट्स की बात करते हैं तो अकाउंट्स का KRA हो गया कि GST की रिटर्न फाइलिंग्स, बुक कीपिंग, बैंक रिकॉन्सिलिएशंस, ये सारे KRAs हैं उसके। आप कहीं पे ना वो रिटर्न नहीं करते, सिर्फ वर्बली चल रहा होता है। वो अपनी मर्जी से जो काम होता है वो करता जाता है, जो भूल जाता है वो भूल जाता है, कहीं नोट डाउन भी नहीं करता कि डायरी मेंटेन हो या कोई चेकलिस्ट हो। चेकलिस्ट होती है तो यस नो रहती है, उसको कोई इवेल्युएट करने वाला नहीं होता। अक्सर मैंने भी देखा है कि पता चला हाजिरी जो लगाने का काम है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है, जबकि वो उसका KRA है ही नहीं, उसका रिजल्ट एरिया है ही नहीं। तो जैसे बता रहे हैं कि चीजों को, मतलब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, रिजल्ट एरियाज को डिफाइन नहीं किया। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा जो मेजर इश्यू है उस पर बात करेंगे। तीसरा जो सबसे मेजर इशू है, डेली वर्क मैनेजमेंट कहीं डिफाइन नहीं है। अच्छा, DWM जिसको हम बोलते हैं डेली वर्क रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, वो एक चेकलिस्ट एक डिफरेंट थिंग है। चेकलिस्ट में कि आप यस नो टिक मार दिया, अक्सर ऐसे करते हैं। अगर आप डेली वर्क मैनेजमेंट बनाते हैं कि अगर मैं सुबह 9 बजे आ रहा हूँ और शाम को 6 बजे जा रहा हूँ, तो मैंने 9 से 6 बजे तक क्या किया। अगर मैं खुद ही अपनी एक लॉग बुक बना लेता हूँ, मैं उस लॉग बुक में लिखता हूँ कि 9 बजे में आया, सबसे पहले मैंने प्लांट विजिट किया, मैं खुद प्लांट विजिट करने गया, 1 घंटा में शॉप फ्लोर पे रहा, मैंने 5S इंप्लीमेंट किया, मैंने वर्कर्स के उनके ग्रीवांसेस, प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गए, क्वालिटी से रिलेटेड इश्यूज हो गए, वहीं शॉप फ्लोर पे सॉर्ट आउट किए, जिसको आप गैम्बा बोलते हैं अपनी, है ना, टेक्निकली जापानीज लैंग्वेज में, कि गैम्बा पे रहना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं मिस है। इसके अलावा जो रिपोर्टिंग सिस्टम के अलावा अगर आप उनका DWM बनाते नहीं है, तो उसको इवेल्युएट कौन कर रहा है, इन द लास्ट रिव्यू कौन कर रहा है? कोई कर ही नहीं रहा, वो सिर्फ वो जाते हैं और उसको कोई चेक नहीं करता, मारे जा रहे हैं। तो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम इन ऑर्गेनाइजेशन।
आप अगर एक इंडस्ट्रीज का पेन पॉइंट समझोगे तो समझ में आता है एक छोटी जो कंपनी है वो सरवाइव कर रही है, उसको कंप्लायंसेस के कोई इश्यूज नहीं है, वो अपने हिसाब से चल रही है। और जो बड़ी है वो उस लेवल पे पहुंच चुकी है जहां पे वो सारी चीजें सिस्टमेटिकली चल रही है। प्रॉब्लम्स आती है एक मिड लेवल कंपनी के लिए, वो या तो डाउन भी नहीं हो सकती और वो अब एक ना फ्लाइट मोड में वो टेक ऑफ लेना चाहती है, लेकिन लोग उसको पकड़ के ना खींच रहे होते हैं नीचे की तरफ कि आगे नहीं बढ़ना। दिस इज द मेजर चैलेंज इन इंडस्ट्री कि वो वही मिड में ही रह जाती है, लास्ट तक वो सर्वाइव करती रह जाती है क्योंकि उसको एक अच्छे एम्प्लॉयज नहीं मिल पाते। आप कभी भी किसी इंडस्ट्री में देखो, मैं भी देखता हूँ कि एक ही एम्प्लॉय मुश्किल से अच्छा मिलता है जो उस पूरी कंपनी को लीड कर रहा होता है या चला रहा होता है। अब हम मूव करेंगे फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो मेजर चैलेंज है वो बताइए सर क्या है। फोर्थ चैलेंज जो सबसे ज्यादा हमारे सामने रहता है कि हमारे कंपनीज में जो भी इश्यूज आते हैं जी, कभी हम उसका रूट कॉज एनालिसिस नहीं करते। अच्छा, ये तो आप टेक्निकल बात करने लगे। टेक्निकली मैं इसलिए कर रहा हूँ कि देखो, चाहे आप एचआर की बात करो, चाहे आप फाइनेंस की बात करो, हर लाइन में इश्यूज आते हैं, ठीक है। फेलियर्स हम हर जगह होते हैं, बट हम कभी उसका रूट कॉज एनालिसिस नहीं करते कि ये क्यों हुआ। वाइवा एनालिसिस जो आप कहते हैं, वाइवा एनालिसिस नहीं होती। वाइवा एनालिसिस डजंट मीन कि आप माइक्रो मैनेजमेंट में जा रहे हैं। माइक्रो मैनेजमेंट में जाना फिर अगेन चैलेंज है। अगर आप माइक्रो में रहोगे तो फिर फंस जाओगे। माइक्रो और मैक्रो एक बार समझाइए सर, लोग ना माइक्रो में घुस जाते हैं। माइक्रो में क्या है कि ना एक्चुअली जब आप किसी चीज का वाइवा एनालिसिस करते हैं तो रूट कॉज आइडेंटिफाई कीजिए, ऐसा क्यों हुआ। आप बिल्कुल उसके ना बिल्कुल डिटेल में माइक्रो में मत चले जाओ कि सारा काम छोड़ के आप माइक्रो में ही घुस गए हो कि ये पूरा दिन मेरा एम्प्लॉय करके क्या जा रहा है, मतलब बाल की खाल निकालना। मैं कल किसी के साथ बैठा था इंडस्ट्रीज के साथ, तो मुझे वो समझा रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे इन चीजों पे। तो उन्होंने कहा कि अगर आज की डेट में आपका एम्प्लॉय 4 घंटे भी काम करके चले जाते हैं ना तो आपकी इंडस्ट्री स्मूथली चलेगी। बिल्कुल ठीक बात है, एकदम प्रोडक्टिव। अगर 8 घंटे की शिफ्ट है, अच्छा शिफ्ट की बात से बात करें तो मैं अक्सर अपनी वीडियो में बोल देता हूँ 10 घंटे 12 घंटे की, लोग उसी पे ही नीचे कमेंट करने लगे। भाई मैं एक एग्जांपल दे रहा होता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ कि 10 घंटे काम कराओ या 12 घंटे काम कराओ। तो हम बात कर रहे थे अगर 8 घंटे की शिफ्ट है, उसमें अगर एम्प्लॉय आपको 4 घंटे का भी रिजल्ट दे दे, मतलब 50% भी दे दे, तो आप शुक्र मानो ऊपर वाले का कि एम्प्लॉय काम कर रहा है जी। तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज रहता है कि माइक्रो मैनेजमेंट में मत जाए, मैक्रो में प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचे कि भाई क्यों रिपीट हो रही है बात। मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा मैक्रो पे रहना चाहिए जी। जो नीचे की टीम है वो देखेगी ना माइक्रो का। बिल्कुल ठीक बात है, माइक्रो के लिए वो बैठे हैं। अगर मैनेजमेंट ही माइक्रो में इन्वॉल्व होने स्टार्ट कर देगी तो उसकी वो जो एक मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, उसमें बिजनेस लाना है, बिजनेस डेवलपमेंट करना, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट करना, वो कभी भी नहीं हो पाएगा। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं ऐसे ही किसी यूनिट में विजिट करने गया तो वहां पे जो एमडी है, एमडी ने प्लांट हेड भी रखे हुए हैं, उनको 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए सैलरी भी दे रहे हैं। उसके नीचे प्रोडक्शन वाले बंदे भी हैं, फिर उसके नीचे सुपरवाइजर भी हैं। लेकिन जो एमडी है वो निकालने हैं कि मेरी जो टूलिंग की कॉस्ट है, टूलिंग की कॉस्ट भैया इंसर्ट मेरी कितनी लग रही है, वो एमडी कर रहे हैं। कम क्यों लग रही है, सॉरी ज्यादा क्यों लग रही है, चोरी तो नहीं हो रही। भाई आप सीधा टारगेट दो ना प्लांट हेड को कि भाई मेरी ये इतनी कॉस्टिंग आ रही है, किस रीजन से आ रही है, आप मेरे को निकाल के दो। अगर आप भी बुला बुला के पूछने लग जाओगे तो कैसे होगा, प्रॉब्लम रिजॉल्व ही नहीं होगी। आप माइक्रो में घुसे रहोगे, बस आप मार्केटिंग में, सेल्स में कब ध्यान दोगे। तो ये सबसे बड़ा मेजर चैलेंज है और सब फेस करते हैं, सब जानते हैं। सबसे अच्छी बात है कि सब जानते हैं, सबको पता है कि हमारे पेन पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है, फिर भी वो वही एक्टिविटीज करते हैं बिकॉज वो ना नेचर बन चुका है। वो इतनी जल्दी हैबिट चेंज नहीं होती, चाहे किसी की भी हो। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा एम्प्लॉय चेंज हो जाएगा, पहले तो टॉप लेवल से चेंजेस आते हैं ना। कल्चर स्टार्ट फ्रॉम टॉप लेवल, टॉप टू बॉटम चलती हैं चीजें, बॉटम टू टॉप नहीं चलती हैं। तो जैसा अमित जी ने कहा कि चीजें ना टॉप टू बॉटम चलती हैं, कभी बॉटम टू टॉप नहीं जाती। जैसे आप नहा के जब निकलते हो तो जब तक आप सर नहीं सुखाओगे तो पानी टप 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 टपकता ही रहेगा, आपका शरीर जो है सूखेगा नहीं। ऐसी जो प्रॉब्लम या चीजें हैं टॉप टू बॉटम ही हमेशा चलेंगी। चलिए अब आखिरी जो हमारा पॉइंट है उसकी तरफ चलते हैं कि और क्या चैलेंज है जो इंडस्ट्री फेस करती है एमएसएमईज रिलेटेड टू एचआर। सर सबसे बड़ा चैलेंज एक रहता है हर ऑर्गेनाइजेशन में, कम्युनिकेशन गैप। ओके, कम्युनिकेशन गैप आप कह सकते हो कि लाइक अगर मैं आपसे कोई डिस्कशन कर रहा हूँ और वो डिस्कशन ना आगे तक फॉरवर्ड नहीं हो रही, वो वहीं स्टॉप हो चुकी है और उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं मिला और मैं उसके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें उसका कोई रोल नहीं है,
अगर मैं उस सॉल्यूशंस को ढूंढूंगा, अगर मुझे पता है कि मुझे डिस्कशन करनी है तो मुझे इस बंदे से करनी है, इज द परफेक्ट। ये टेक्निकल है। अगर मेरे मेंटेनेंस के इश्यूज हैं कंपनी में, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने, तो मैं मेंटेनेंस एचओडी से बात करूंगा, ना कि मैं प्रोडक्शन हेड से। यही तो होता है, उल्टा होने लगता है, कम्युनिकेशन ठीक नहीं है। फिर ये बोलते हैं हमने तो XYZ उसको बता दिया था, हमने तो उसको बता दिया था, और सोल्यूशन मिलता नहीं, और लास्ट में वो काम लिंगर ऑन हो जाता है, डिले। ठीक बात है। इसके अलावा जो इसी कम्युनिकेशन गैप में एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि हमारे ना इंडस्ट्रीज में, MSMEs में मेल का कल्चर नहीं है। अब जो मैं मेल्स की बात कर रहा हूँ, मेल्स की बात में भी यही है कि जब हम बाहर एक्सटर्नल या इंटरनल मेल्स करते हैं तो हम अपने मैनेजमेंट को लूप में ही नहीं रखते। जो मेल वाला पॉइंट है ना, वो बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है। हम हो सकता है उस पर और डिटेल भी वीडियो लेके आए। लोगों को ये भी नहीं पता अगर मेल करनी है तो करनी कैसे है। सब्जेक्ट लाइन नहीं डालेंगे और मेल शूट कर देंगे, मेल शूट कर देंगे, और उनको इस बात का डर रहता है कि कोई हमारे ना कहीं कोई कम्युनिकेशंस एरर्स ना ढूंढ रहा हो मेल में, कि हमारी ग्रामर्स मिस्टेक ना ढूंढ रहा हो, इसलिए वो हमेशा मैनेजमेंट को सीसी में नहीं रखते। तो बाद में जब वो एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है तो मैनेजमेंट के पास लेके जाते हैं कि, और मैनेजमेंट कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं है। ठीक बात है, ठीक बात है। तो वो डे वन से अगर आपकी मैनेजमेंट को पता है कि ये प्रॉब्लम चल रही है, तो वो आपको हेल्प एंड सपोर्ट भी करेंगे। इन द लास्ट आप मैनेजमेंट के पास कोई इश्यूज लेकर जाओगे, उनको बाईपास करोगे, बाद में बोलोगे सोल्यूशन दे दो, वो कहेंगे मैं क्या करूं, अब तो वैसे लेट हो चुका है। ठीक बात। तो ये सबसे बड़ा इश्यूज आता है कि कम्युनिकेशन गैप में, कि मेल में नहीं रखा जाता बॉसेस को, या रखते हैं तो फिर बाद में ना स्किप कर देते हैं। कई बार स्टार्टिंग में ऐड कर दिया, उनको सीसी रख दिया, फिर बाद में उनको पता ही नहीं रिप्लाई टू ऑल करना है या रिप्लाई करना है, या जानबूझ के एमडी को हटा दिया। मैं भी कुछ एक इंडस्ट्री के एचआर से मिला, मैंने सिंपली उसको बोला, मैं कहा आपने इनका इंटरव्यू लेना था तो आपने इनके साथ कम्युनिकेशन कर दिया? हाँ जी। कह रहा है कि हाँ कर दिया। फिर 5 मिनट मुझे कॉल करता, सर उसका मोबाइल नंबर क्या है? प्रॉब्लम समझ रहे हो? ठीक बात है कि आपने कॉल नहीं करी, आपके पास डिटेल ही नहीं है, मुझे पता नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप उसमें से डिटेल मांग लो कि सर उसकी डिटेल मेरे पास नहीं है, तो आप मुझे डिटेल दे दो, सीवी दे दो, उसका मोबाइल नंबर क्या है, किससे बात करनी है, उस वक्त आपने हाँ कर दिया, तो इट्स ए कम्युनिकेशन गैप। अब जो हमने ये 5 जो मेजर चैलेंजेस जाने स्पेशली रिलेटेड टू MSME एंड HR फंक्शन, तो उसको एक बार समराइज कर लेते हैं कि वो 5 क्या क्या थे। पहला पॉइंट था हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए और प्रॉपर इंप्लीमेंट होना चाहिए। ठीक है जी। सेकंड हमारा था रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज डिफाइन होने चाहिए, सबके क्लियर डिफाइन होने चाहिए। ठीक है। थर्ड हमारा था DWM, डेली वर्क मैनेजमेंट होना चाहिए। DWM नहीं होगा, अगर होगा भी तो उसको प्रॉपर रिव्यू जरूर होना चाहिए, और वो आप वीकली मीटिंग करें, वीकली मीटिंग में रिव्यू करें कि आपके क्या टारगेट है, अगर टारगेट अचीव नहीं हुए तो नेक्स्ट कब अचीव होंगे, सो दैट कमिटमेंट्स निकल कर आए। ठीक है। कमिटमेंट्स नहीं निकल के आंसरेबल बने लोग, आंसरेबल बने, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटीज को समझे। ठीक है। इसके अलावा वाइवा एनालिसिस हमारा फोर्थ पॉइंट, प्रॉब्लम की जड़ तक हम माइक्रो में ना जाए, बाल की खाल में ना जाए, माइक्रो में ना जाए, मैक्रोस में जाए। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा हमारा जो लास्ट पॉइंट था वो हमारा पॉइंट था कि एक कम्युनिकेशन गैप जो रहता है इंडस्ट्री में, वो कम्युनिकेशन गैप हमेशा फील रहने चाहिए, कहीं तरह कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो। ठीक बात है। तो अब हमने चैलेंजेस जान लिए, उनके सॉल्यूशन भी जान लिए, लेकिन अब आप लोगों के दिमाग में खास तौर पे जो MSME ऑनर्स या जो सीनियर मैनेजमेंट इसको देख रही है, वो सोचेगी कि ये रिजॉल्व कैसे होंगे। तो इसके लिए क्या है, अमित जी अपनी एक सर्विस चलाते हैं, कंसल्टेंसी कह लीजिए, गाइडेंस कह लीजिए। तो इनकी खुद की अपनी फर्म है जो कि जिसके अंदर ये HR कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं, जिसके अंदर आपका प्रोसेस को मैप करेंगे, उसके अंदर जो कमियां हैं उसको निकालेंगे और उस पर कैसे आप उसको ठीक कर सकते हो, आपको हैंड होल्ड ट्रेनिंग देंगे। ये नहीं आप करके बता के चले गए फिर आप जूझते रहो, तो आपको ये पूरी सपोर्ट देंगे। इनकी एम्प्लॉयज भी हैं जो आपकी यूनिट्स में जा जाकर चीजें को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आपने अब तक लगभग कितनी इंडस्ट्रीज में काम कर चुके हैं? सर अभी तक मैं मोर देन 30 इंडस्ट्री में सर्व कर चुका हूँ। कुछ स्टार्टअप्स की हेल्प कर चुका हूँ नोएडा में, कुछ उसमें NBFC सेक्टर्स भी हैं, IT इंडस्ट्रीज भी हैं, सर्विस इंडस्ट्रीज भी हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी हैं। तो मेरा मेजर काम रहता है पूरे HR सेटअप का स्टार्टअप्स के लिए, पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन से लेके क्लाउड सिस्टम तक। चाहे हम डॉल्फिन की बात करते हैं, ज़ोहो की बात करते हैं, मोनो की बात करते हैं, HR1 सॉफ्टवेयर है, तो वो सारी चीजें सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कराना, इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग्स करना, उनको बताना कि हमारे रोड मैप्स क्या हैं, कैसे हम अपने फ्यूचर प्लान्स लेके चल रहे हैं, सो दैट हमारे साथ हमारे एम्प्लॉयज रिटेन होकर काम कर सकें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करना, उनके लिए एक एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसीज बनाना।
ठीक है जी, तो ये आपकी पूरी 0 to एंड तक पूरी हेल्प कर देंगे। और मैं क्लियर कर दूं, ये कोई पेड वीडियो नहीं है, सिर्फ हम लोग वीडियो आपको इसलिए बना रहे हैं कि आपको अवेयर कर सके। ना मैंने इनसे कोई पैसे लिए हैं वीडियो बनाने के, ना इन्होंने मुझे कोई पैसे दिए हैं ये वीडियो बनाने के। सिर्फ इतना है कि आप लोगों तक अवेयरनेस पहुंच सके। अगर आपको लगता है कि आपको इनकी सर्विसेज की जरूरत है तो हम नीचे आपको नंबर दे देंगे, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज हमने जो 5 चीजें बताई हैं आप उनको अपने यहाँ इंडस्ट्री के अंदर खुद इंप्लीमेंट कर सकते हो, तो बड़ी अच्छी बात है। इंप्लीमेंट करिए और अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करिए। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें कि आपको ये वीडियो का जो नया फॉर्मेट हमने बनाया एज ए पॉडकास्ट कह लीजिए या डिस्कशन, आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ हम धन्यवाद करेंगे अमित जी का। थैंक यू। थैंक यू।